So hello everyone, welcome back to NMS by PUI. तो जैसा कि आप सबको पता है कि वी वर कवरिंग जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स, राइट? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था अपना कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, किस लिए हम यूज़ करते हैं, हमने इसकी हिस्ट्री देखी थी। उसके बाद हमने इसके क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है कि इसके वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जानना। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था आगे कि कितने वेरिएबल्स होते हैं, कितने वेरिएबल्स नहीं, कितने तरीकों से हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं हमने वो देखे, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ा। उसमें स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप था, हमने उसके काफ़ी मेथड्स देखे। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने जंप किया टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। उसमें हमने एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, हमने एरेज को डिटेल में कवर किया, उसके काफ़ी सारे मेथड्स देखे हमने। एंड राइट नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑपरेटर्स, ठीक है? बिकॉज आई नो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक चल रही हूँ अभी, बट बिकॉज टॉपिक ही हम लोग कवर बेसिक्स ही कर रहे हैं, देन ये सारी चीज़ें करना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ते हो। डायरेक्टली अगर आप एडवांस चीज़ पे जंप करोगे और बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फिर मुश्किल होगी, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है? अब ऑपरेटर्स पहली बात तो होता ही क्या है, ठीक है? ऑपरेटर्स फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, लेटस से मैं करती हूँ 5 + 3, ठीक है? अब यहाँ पर जो 5 and 3 हैं, राइट, 5 and 3 हैं, 5 and 3 ये बेसिकली हैं हमारे ऑपरेंड्स। जस्ट अ सेकेंड, इधर ही क्यों आया? चलो ठीक है। 5 और 3 हैं हमारे ऑपरेंड्स, ठीक है? जो भी जिनको आप ऐड करते हो, जिनको आप सब्ट्रैक्ट करते हो, जिन भी नंबर्स, वैल्यूज, स्ट्रिंग्स, जो भी वट एवर इट इज, जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, जो भी दो चीज़ें हैं जिनके बीच में आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं, ठीक है? फाइन। अब ये जो बीच में सिंबल है, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे होते हो, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे होते हो, उसी को कहा जाता है ऑपरेटर। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑपरेटर, ठीक है? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? ऑपरेटर क्या होता है? तो जिन पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं, एंड जिनके थ्रू आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हो उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है? नाउ जावास्क्रिप्ट के अंदर लाइक मेनी अदर लैंग्वेजेस सेम टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। अब लेट्स सी वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेटर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? आई आई थिंक ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप एडिशन करते हो, आप सब्ट्रैक्शन करते हो, आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हो, आप डिविजन परफॉर्म करते हो, एंड अगर आप किसी चीज़ का आपको फॉर एग्जांपल रिमाइंडर निकालना है, मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, अगर आपको पावर निकालनी है, राइट, तो आप डबल एस्टरिस्क का यूज़ करते हो। तो ये बेसिकली सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है? अब इन्हीं अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, देन इट इज प्रीटी मच बेसिक कि मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करूंगी, राइट? अगर मुझे अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं माइनस ऑपरेटर का यूज करूंगी, राइट? अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं एस्टरिस्क का यूज करूंगी, राइट? अगर मैं स्लैश का यूज करूंगी अगर मुझे डिवाइड करना है। सो दीज आर बेसिकली आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है? आई डोंट थिंक सो कि मुझे इनको करके दिखाना पड़ेगा आपको। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बेसिक है कि अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है देन यू विल बी एबल टू डू इट। स्टिल मैं दिखा देती हूँ फॉर आवर व्यूअर्स। लेट्स क्रिएट वन न्यू फोल्डर दैट इज डे 4, ठीक है? इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं हम script.js, ठीक है? तो अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, लेट अस से आई वांट टू ऐड 2 with 3, देन इट इज
ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू मुझे पहले इनिशियलाइज करके देखना पड़ेगा। कंसोल की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, सॉरी। 2 + 3, अब आई थिंक सब सही है। हाँ, नाउ इट्स 5। कंसोल की स्पेलिंग गलत हो गई थी। तो दिस इज हाउ यू यूज ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप कि अब सब बच्चों को क्लियर होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें ज़्यादा जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब आई थिंक नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जब आप किसी चीज़ की वैल्यू को असाइन करते हो। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ a = 2, यानी कि मैंने a को 2 वैल्यू असाइन की है, राइट। तो ये इक्वल्स टू का जो ऑपरेटर है, दिस, ये जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, दिस इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। जब भी हम कुछ वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल को, देन हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स सिर्फ इक्वल्स टू नहीं होता, यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। लेट अस से प्लस इक्वल्स टू आता है, ठीक है, माइनस इक्वल्स टू आता है, और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आता है, डिवाइड इक्वल्स टू आता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, हम ये करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, लेट ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ए नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने 5 वैल्यू स्टोर कराई है। एंड राइट नाउ व्हाट आई वांट इज ए के अंदर ही अब मैं 5 और ऐड कर दूं। ठीक है, अब ए के अंदर ही मैं 5 और ऐड कर दूं। तो अब मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, a इज इक्वल्स टू a + 5, एंड लेट्स कंसोल a। सी इट्स 10। ठीक है, बट इसी चीज को एक शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको a इज इक्वल्स टू a + 5 ये पूरा नहीं लिखना होता। आप सिर्फ ये लिखो a plus equals to 5, and let's see it's going to print the same। ठीक है, तो बस उस लॉन्ग इक्वेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए, जस्ट टू सेव योर टाइम, हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब राइट नाउ व्हाट आई वांट इज कि इसमें से 5 माइनस हो जाए ए में से, राइट। तो मैं यहाँ पर माइनस इक्वल्स टू का यूज करूंगी, एंड लेट्स सी आंसर इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो आपको पूरा ना लिखना पड़े, अगर आप एक ही वेरिएबल में आपको उसमें एडिशन कराना है, किसी नंबर का सब्ट्रैक्शन कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है, वट एवर यू वांट, आपको दोबारा पूरी इक्वेशन ना लिखने पड़े। इसीलिए एक शॉर्ट फॉर्म असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, एक शॉर्ट फॉर्म में ही आप अपना आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, सो आई होप असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर होंगे। ठीक है, अब मैं एक बार मल्टीप्लाई इक्वल्स टू भी करके दिखा देती हूँ। लेट्स सी 25। ठीक है, एक बार तो आई थिंक ये ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर भी काफी बेसिक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब कंपैरिजन नाम से ही समझ में आ रहा है, जब भी हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना होता है तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये ऑपरेटर होते कैसे हैं, आप कैसे इनका यूज कर सकते हो, हम वो देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहले हम कंपेयर करने के लिए हम दो चीज का यूज करते हैं, तो इक्वल टू और इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब हम वो चेक करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेट अस से मैंने एक a नाम का वेरिएबल लिया, एक जस्ट अ सेकेंड, इसको ना मैं, ताकि नोट्स बन जाए इसलिए मैंने इसे इनके कमेंट्स बना दिए। हाँ, वी वर वेयर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने एक a नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने 10 वैल्यू स्टोर कराई है। ठीक है, और मैंने एक b नाम का वेरिएबल लिया, इसमें मैंने स्ट्रिंग में जो 10 की वैल्यू है वो स्टोर कराई है। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ यू नो कि ये दोनों की वैल्यू तो सेम है, a की वैल्यू भी 10 है और b की वैल्यू भी 10 है, बट a का जो डेटा टाइप है वो एक नंबर है और b का डेटा टाइप एक स्ट्रिंग है। नाउ
इफ यू वांट कि आप चाहते हो कि दो वेरिएबल्स की आप केवल वैल्यूज को कंपेयर करो, इफ यू जस्ट want to compare the values of two variables, अगर आप चाहते हो कि दो वेरिएबल्स की सिर्फ वैल्यूज को आप कंपेयर करो, फॉर दैट वी यूज डबल इक्वल्स टू। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करना है तो अब लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग a equal to b and let's check is it going to print true or is it going to print false. Of course I think इतना तो सबके सबको इतना तो नॉलेज होगा कि यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं तो आंसर ट्रू या फॉल्स में ही आएगा, राइट। सी इट्स गोइंग टू प्रिंट ट्रू। क्यों? क्योंकि डबल इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक करता है, इट डज नॉट चेक द डेटा टाइप कि क्या डेटा टाइप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों की ही वैल्यू 10 थी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेटा टाइप, इसलिए डबल इक्वल्स टू ने ट्रू दिया। अब यही चीज ट्रिपल इक्वल्स टू के साथ करके देखते हैं लेट्स सी कि क्या आंसर आता है। इट इज प्रिंटिंग फॉल्स। क्यों? क्योंकि ट्रिपल इक्वल्स टू ना केवल वैल्यू चेक करता है बट इट ऑल्सो चेक्स द डेटा टाइप। अब क्योंकि यहाँ पर 10 जो ए है जिसमें एक नंबर 10 स्टोर है और जो बी है जिसमें एक स्ट्रिंग का 10 स्टोर है, दोनों का ही डेटा टाइप डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर इनकी वैल्यूज तो सेम है पर डेटा टाइप डिफरेंट हो गया, इसलिए ट्रिपल इक्वल्स टू ने फॉल्स आंसर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ वैल्यूज कंपेयर करनी हो देन you should use double equals to, and if you want to compare value as well as data type then console.log a triple equals to b। ठीक है, ये मैंने कमेंट्स इसलिए कर दिए ताकि मैं इसको पुश करूंगी तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, बट हम लोग सिर्फ यही तो चेक नहीं करते क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, हम सिर्फ यही तो चेक नहीं करते, हम ये भी तो चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो व्हेन इट कम्स टू नहीं है देन वी यूज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, अब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम फिर से यही एग्जाम्पल लेते हैं, a इज इक्वल टू 10 ले लिया हमने एंड b इज इक्वल टू हमने स्ट्रिंग का 10 ले लिया। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग हमें ये चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो जब भी हम नहीं है यूज करते हैं तो a इज नॉट इक्वल टू b। अब लेट्स चेक कि इसका आंसर क्या आता है। फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सिंगल जब हम लोग नॉट इक्वल्स टू के साथ एक सिंगल इक्वल्स टू का यूज करते हैं, ये एक्सक्लेमेशन के साथ एक सिंगल इक्वल्स टू का यूज करते हैं, तब हम केवल वैल्यूज ही चेक करते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखो वैल्यूज तो दोनों की सेम ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेटा टाइप, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या आया? फॉल्स आया। ठीक है, बट यहीं पर अगर मैं एक्सक्लेमेशन के साथ दो इक्वल्स टू लगा दूं, अगर मैं दो इक्वल्स टू लगा दूं तब देखते हैं लेट्स सी ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो है एक्सक्लेमेशन के साथ दो इक्वल्स टू ये चेक करता है आर द वैल्यूज विद द डेटा टाइप इक्वल और नॉट, और यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं बट डेटा टाइप इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम लोग नॉट इक्वल्स एंड इक्वल्स का यूज कैसे करते हैं। तो किसी को भी कोई भी अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर किसी में भी डाउट है? चैट बॉक्स में नो प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले कोई और लैंग्वेज पढ़ी होगी देन ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी उसमें। ठीक है, बस ये आई थिंक ट्रिपल इक्वल्स टू वाली चीज़ ये जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बट चीज़ों का मतलब बहुत सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है,
अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर, जब भी आपने नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे, नॉट नेस्टेड, आपने जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे, इफ एल्स वगैरह जब भी पढ़ा होगा, अभी भी हम देखेंगे इसमें, तो इफ एल्स वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कंडीशंस का यूज करते हैं। ऑब्वियसली इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट ही नाम है उनका, तो हम कंडीशन का यूज करते हैं। और उसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें दो कंडीशंस को कंपेयर करना होता है, राइट? कभी कभी हम चाहते हैं कि दोनों कंडीशंस जब साथ में ही एग्जीक्यूट हो तभी आउटपुट आए, कभी कभी हम कहते हैं कि दोनों में से कोई एक भी अगर चल जाए तो आउटपुट हमें दे दो, ठीक है? तो वही होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम इनको डबल एंड और से कंपेयर करते हैं, एंड ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स भी आता है इसमें, ठीक है? तो डबल एंड, जो डबल एम्परसेंड, ये एंड को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये जो हमारे पास और के लिए हम लोग ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है? एंड फॉर नॉट इक्वल्स टू के लिए हम लोगों ने जैसे अभी कंपैरिजन ऑपरेटर में देखा था, हम लोग एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर भी लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग एक एक्सक्लेमेशन से नॉट इक्वल्स दिखाते हैं, ठीक है? नाउ लेट अस चेक कि हम लोग एम्परसेंड का यानी एंड का और का यूज कैसे करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है एज, ठीक है? और इसकी वैल्यू मैंने 18 दी है। और मैंने एक वेरिएबल लिया है नेम, इसकी वैल्यू मैंने दी है अनन्या, ठीक है? नाउ वी आर यूजिंग द इफ एल्स कंडीशन, एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। इफ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है देन इफ रन होता है, अगर रन नहीं होती है देन एल्स रन होता है, ठीक है? नाउ हम कंडीशन ये दे रहे हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड नेम इज इक्वल टू अनन्या, ठीक है? तो मैंने कंडीशन बेसिक, तो अगर ये दोनों, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको, अगर ये दोनों कंडीशन है देन कंसोल डॉट लॉग यस इट इज, जस्ट अ सेकंड, यस, सॉरी, डबल इक्वल्स टू, यस इट इज अनन्या, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली एल्स कंडीशन और हम दे देते हैं एक बारी, एल्स कंसोल डॉट लॉग नो इट इज नॉट अनन्या, ठीक है? तो बेसिकली बहुत छोटा सा हमने लॉजिक लिखा है यहाँ पर। कंडीशन हमने क्या लिखी है कि अगर हमारा जो एज है उसकी वैल्यू 18 या 18 से अबव है, और अगर नेम जो है, नेम की वैल्यू अनन्या की इक्वल है, तो प्रिंट कर दो यस इट इज अनन्या। अब यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का। इसका मतलब ये है, एंड का यूज करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आई वॉन्ट, ये एज वाली कंडीशन है वो एंड नेम वाली कंडीशन है वो, दोनों ही फुलफिल हो। अगर इनमें से एक भी फुलफिल नहीं हुई देन इफ वाली जो कंडीशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है? इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है? एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन जो भी जिनके भी बीच में आपने एंड लिखा है वो दोनों कंडीशन ही फुलफिल होनी चाहिए। अब लेट्स चेक कि यहाँ पर क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। सी, एज की वैल्यू 18 है और मैंने यहाँ पर पहली कंडीशन दी है कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन ऑफ कोर्स यस, क्योंकि एज की वैल्यू 18 के इक्वल है तो 18 इज इक्वल टू 18, हेंस ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। नाउ दूसरी कंडीशन मैंने क्या लिखी है कि नेम इज इक्वल टू अनन्या। इक्वल टू का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ वैल्यू चेक करेंगे, तो क्या नेम की वैल्यू अनन्या है? यस, अनन्या है नेम की वैल्यू, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। जब दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई तो इफ के अंदर जो भी लिखा है वो रन हो जाएगा, ठीक है? तो क्या लिखा है? यस इट इज अनन्या। तो लेट्स चेक कि ये रन होता है कि नहीं। यस इट इज अनन्या, ठीक है? ये रन हो गया। बट अब यहीं पर अगर मैं कर दूं ट्रिपल ऑपरेटर, ठीक है, ट्रिपल ऑपरेटर कह रही हूँ, ट्रिपल इक्वल्स टू का यूज करूं, है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज अगर मैं करूं। अब ट्रिपल इक्वल्स टू का मैंने आपको जस्ट अभी मतलब बताया था कि ये वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है, ठीक है? जब ये वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है तो लेट्स सी अब क्या प्रिंट होगा। जस्ट सेकेंड, आई थिंक वेरी नाइस।
अभी भी यस इट इज अनन्या ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा अनन्या का जो डेटा टाइप है और अनन्या की जो वैल्यू है, मतलब नेम का जो डेटा टाइप है और नेम की जो वैल्यू है, दोनों ही अनन्या है और दोनों ही स्ट्रिंग है, इसीलिए यस इट इज अनन्या आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर नेम की वैल्यू लेट अस से कर देती हूँ गोस्वामी। ठीक है, अगर मैंने नेम की वैल्यू क्या कर दी, गोस्वामी कर दी, एंड लेट्स सेव दिस। अब देखते हैं कि अभी क्या आता है। नो इट इज नॉट अनन्या, बिकॉज नेम की जो वैल्यू है वो मैंने चेंज कर दी है। अब आप ये भी सबके दिमाग में आ सकते हैं कि एज वाली कंडीशन तो चल रही है, देन व्हाई स्टिल वी आर गेटिंग द आउटपुट ऑफ एल्स। बिकॉज मैंने जस्ट बताया था कि जब भी हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, देन दोनों ही जो हमारी कंडीशंस हैं जिनके बीच में हमने एंड यूज किया वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब हम यूज करते हैं और ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग नेम को गोस्वामी ही रखते हैं एंड यहाँ पर हम लोग और ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है, डबल पाइप्स यूज करते हैं। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। यस इट इज अनन्या ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि और ऑपरेटर का मतलब होता है कि जिनके भी बीच में, जिन भी कंडीशंस के बीच में आपने और ऑपरेटर का यूज किया है, जिन भी कंडीशंस के बीच में आपने और ऑपरेटर का यूज किया है, उन दोनों में से अगर एक भी चल जाएगी तो भी इफ के अंदर जो भी कंडीशन लिखी हुई है वो रन करेगी। ठीक है, उन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो जो भी आपका प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जो नेम वाली कंडीशन है वो तो फुलफिल नहीं हुई है ऑब्वियसली। यहाँ पर नेम की वैल्यू जो है वो गोस्वामी है और उधर नेम की वैल्यू अनन्या है, तो ये तो फुलफिल नहीं हुई। पर एज वाली वैल्यू फुलफिल हो गई। तो जब एज वाली वैल्यू फुलफिल हो गई, इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन रन कर गई एंड दैट इज वाई यस इट इज अनन्या कंसोल हो गया। तो आई होप इट्स क्लियर कि हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कैसे करते हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। जैसे ही आपको अगर एक बार इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया, देन डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा बिकॉज इट्स क्वाइट सिमिलर। ठीक है, फोर्थ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं। ओके, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली जब भी हम प्लस प्लस या माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस इनका यूज करते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं इंक्रीमेंट। मतलब जब भी आप ऐड कर रहे हो किसी वैल्यू में, एंड नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस मतलब जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब ये चीजें दो तरीके से यूज होती हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया है, ये बहुत मेरा फेवरेट भी है ये वाली चीज़, क्योंकि इनिशियली जब मैंने कोडिंग जब भी स्टार्ट करी थी तो मुझे भी इसमें बहुत दिक्कत होती थी, मुझे इनिशियली समझ ही नहीं आया था, बट देन इट बिकेम फन फॉर मी। तो देखते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 10 किया। ठीक है, अब मैं कंसोल कराती हूँ ए प्लस प्लस। वॉट डू यू थिंक आंसर या आउटपुट क्या आएगा? एक बार मुझे बताओ। आयुष का आंसर है 10। एनीबडी एल्स? और भी लोग हैं क्लास में? ओके, अविरल 10, आर्यन 10। और कोई है जो आंसर देना चाहेगा? विष्णु? ओके फाइन, आई थिंक और कोई आंसर नहीं देना चाहता है। एंड आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। वो क्यों है? क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जब भी आप वेरिएबल के बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो, देन सबसे पहले वैल्यू प्रिंट होती है एंड उसके बाद वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं दोबारा से समझा देती हूँ। जैसे कि लेट ए इज इक्वल्स टू 10 है, यानी हमने ए की वैल्यू क्या ली है? 10 ली है। ठीक है, फिर हमने कंसोल डॉट लॉग कराया ए प्लस प्लस को, यानी कि पहले इसका मतलब ये होता है, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस का मतलब है कि पहले ए को प्रिंट कराओ, उसके बाद उसकी वैल्यू को बढ़ाओ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है फर्स्ट प्रिंट एज वैल्यू, देन इंक्रीज इट्स वैल्यू। ठीक है,
तो यहाँ पर जब हमने a को 10 वैल्यू दी थी और फिर हमने प्रिंट कराया a प्लस प्लस, मतलब कि पहले a को प्रिंट कराओ, ठीक है, तो यानी कि a की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 10 प्रिंट हो गई। अब जब आउटपुट आ गया है उसके बाद क्या अभी भी a की वैल्यू 10 ही है या इंक्रीज हो गई होगी? एक बार a की वैल्यू अब कंसोल करा के देखें, अब क्या आएगी a की वैल्यू? सी नाउ इट इज 11। किसी का कोई मैसेज आया है? इंक्रीज, वेरी नाइस, ठीक है। तो नाउ इट इज 11। पहले हमने a को, मैं फिर से समझा देती हूँ, जब भी हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद में यूज करते हैं तब पहले उसकी वैल्यू, अगर आप प्रिंट करा रहे हो तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी एंड देन उसके बाद वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने a इज इक्वल्स टू 10 लिया था, ठीक है, तो पहले a की वैल्यू क्या हो गई, 10। उसके बाद मैंने a की वैल्यू, फिर मैंने क्या प्रिंट कराया, a प्लस प्लस, मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया a प्लस प्लस को। इसका मतलब ये होता है फर्स्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, विच मीन्स हमने प्रिंट क्या करा दिया, 10, एंड देन इंक्रीज द वैल्यू। तो नाउ द वैल्यू ऑफ a बिकम्स 11, ठीक है। अभी तक मैंने उसको प्रिंट नहीं कराया था तो ऑब्वियसली बात है 11 वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बट a की ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो गई 11। फिर मैंने a की वैल्यू को प्रिंट कराया तो वो क्या हो गई, 11 प्रिंट हो गई। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी आप यूज कर रहे हो, अगर उनकी वैल्यू को आप वेरिएबल के बाद में यूज करते हो तो पहले वो वेरिएबल प्रिंट होता है, उसकी पहली वैल्यू प्रिंट होती है, उसके बाद ही उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, पहले इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। नाउ अब ये देख लेते हैं कि हमने अब पोस्ट इंक्रीमेंट तो देख लिया, अब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, पोस्ट और प्री का मतलब तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि अगर वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करें दैट मीन्स वी आर यूजिंग पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड जब भी हम वेरिएबल से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं दैट मीन्स वी आर यूजिंग प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब पहले भी यूज करके देख लेते हैं, प्लस प्लस ए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके लिए अलग से ही बनाते हैं वरना फिर नोट्स नहीं जा पाएंगे। प्लस प्लस इनको, हाँ, एक नया वेरिएबल दोबारा ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 10 ही लेते हैं, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग कराते हैं हम प्लस प्लस ए को, ठीक है। अभी मैं इसका आउटपुट नहीं दिखाऊंगी, अब मुझे आप लोग ये बताओ कि इसमें क्या आउटपुट आएगा। अभी आपने पोस्ट इंक्रीमेंट का आउटपुट तो देख लिया, अब प्री इंक्रीमेंट का आउटपुट क्या आएगा, बताएगा कोई? 11, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सी, बस ये इसका जो हमने पोस्ट इंक्रीमेंट में पढ़ा था ये कंप्लीटली उसका उल्टा ऑपोजिट होता है। यहाँ पर फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए एंड देन प्रिंट इट्स वैल्यू, ठीक है। बस ये कंप्लीटली ऑपोजिट है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम क्या कर रहे थे कि हम लोग पहले वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे एंड देन उसको प्रिंट कराने के बाद वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे। बट प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि पहले आप वैल्यू को इंक्रीज करते हो एंड देन उसके बाद ही उसकी वैल्यू को प्रिंट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए को क्या वैल्यू दी, 10 वैल्यू दी, उसके बाद हमने कंसोल डॉट लगाया, कंसोल डॉट लॉग कराया प्लस प्लस ए को, राइट। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वी नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए, तो वो वैल्यू 10 से बढ़ के 11 हो गई एंड देन वी नीड टू प्रिंट इट्स वैल्यू। तो अब ए की वैल्यू जब हमने ऑलरेडी इंक्रीज कर दी है तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, 11 प्रिंट हो जाएगी। तो अब मुझे ये बताओ, फॉर दोज जिनको ये पहले से पता था तो आई होप उन्हें तो ये पहले ही क्लियर होगा, बट जिनको नहीं पता था पहले से, क्या अब ये क्लियर है या फिर मुझे एक और एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ेगा? नो प्रॉब्लम, क्लियर। ठीक है, आई होप अब सबको क्लियर होगा। जिनको स्टिल क्लियर नहीं है या तो आप वीडियो एक बार दोबारा देख लेना या फिर आप मुझे पर्सनली अप्रोच कर लेना, देन
we'll discuss. ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक हमने क्या क्या देखा। अभी तक हमने देखा कि ऑपरेटर्स पहली बात तो होते क्या हैं, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक में हमने ये देखा था कि किन से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमने ये देखा था कि हम लोग कभी भी किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम कैसे कर सकते हैं। कंपैरिजन में ये देखा था कि दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज के बीच में हमें कंपैरिजन करना हो, वो हम कैसे कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में ये देखा था कि अगर हमें दो कंडीशंस में से हम चाहते हैं कि दोनों ही फुलफिल हो, फॉर दैट वी यूज एंड अगर हम चाहते हैं कि कोई एक भी चल जाए देन फॉर दैट वी यूज और। ठीक है, एंड नॉट इक्वल्स टू ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, इंक्रीमेंट। अब हाँ, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी सेम ही है। एक बार इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक काम करते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 10 लेते हैं एंड कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। पोस्ट डिक्रीमेंट कराएंगे पहले, ए माइनस माइनस। इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी इट्स आंसर? वेरी नाइस आयुष। 10 एंड ए, हाँ, वेरी नाइस। ए इज इक्वल्स टू 9 एंड 10। ठीक है, तो क्योंकि हमने जब पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जब भी पोस्ट आ जाता है, जब भी आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद होता है तो सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज प्रिंट होती है एंड देन ही उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। क्योंकि हम यहाँ पे डिक्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो पहले ए इज इक्वल्स टू 10 प्रिंट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी एंड देन ए की वैल्यू डिक्रीज होगी विच विल बी 9। ठीक है, अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगी ए की वैल्यू को, then it will be 9 C। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है एंड अब इसके क्वेश्चंस में कोई भी गड़बड़ आप लोग नहीं करोगे। सो ऑपरेटर्स का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हमने ये देख लिया बेसिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड आई होप यूसेज करना भी इनका आपको आता होगा या अब जिसको नहीं आता तो उसको आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फंक्शंस पे एंड ये मैं बता रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दो बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक। आपने फंक्शंस पहले भी पढ़े होंगे बट जब भी आप लोग आगे चल के बैक एंड का कोड लिखोगे, फ्रंट एंड का कोड लिखोगे, कुछ भी करोगे, फंक्शंस का हैवीली यूसेज है उसमें। तो अगर आप अभी इनको अच्छे से समझ के चलोगे देन इट वुड बी रियली बेनिफिशियल जब भी आप आगे बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग करोगे। क्योंकि ये तो बहुत बेसिक बच्चों वाली कोडिंग चल रही है ऑनेस्टली, पर आगे जाके पूरा फाइल स्ट्रक्चर जब आप लोग बनाओगे, कंट्रोलर्स, राउट्स बनाओगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मॉडल्स फॉर्म करोगे, स्कीमा बनाओगे, तब इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ होगा एंड तब वो चीज़ें इतनी बड़ी लगेंगी। अभी भले ये चीज़ें बेसिक लग रही हैं पर तब इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके एक बहुत बड़ी चीज़ बनती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग अभी से क्लियर करके चलो तो बहुत आसानी होगी आगे के लिए। तो फंक्शन, अब मुझे कोई बताएगा कि फंक्शन होता क्या है। बहुत ज़्यादा चैट में बड़ा सा कुछ मत लिखना, बहुत मिनिमल वर्ड्स में कि एक फंक्शन होता क्या है। रीयूजेबल कोड, वेरी नाइस। फंक्शन इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, वेरी नाइस। ठीक है, मतलब पता है आप लोगों को बट स्टिल जो कोर फंक्शन बेसिकली, अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो फंक्शन बेसिकली अगर आप चाहते हो कि एक पीस ऑफ लॉजिक को आप एक ब्लॉक में बंद कर दो एंड उस ब्लॉक को आप बार बार यूज करते जाओ। ठीक है, आपको बार बार वो पीस ऑफ कोड ना लिखना पड़े, आप इसलिए एक ही बार उसका लॉजिक लिखो, उसे एक ब्लॉक ऑफ कोड में आप बंद कर दो एंड उसी ब्लॉक ऑफ कोड को आप रीयूज करते जाओ। दैट इज व्हाट अ फंक्शन इज एंड ऑफ कोर्स इट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो आई होप कि फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है। अब आप लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हो? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फंक्शन बनाना है ग्रीट का, ग्रीट नाम का। ठीक है,
तो जब भी कोई भी फंक्शन बनाते हो आप लोग फंक्शन कीवर्ड का हमें यूज करना होता है, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, इसका कोई नाम देंगे, जैसे कि मैं ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाना चाह रही हूँ। इसके अंदर अभी मैं कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं करा रही हूँ, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर ये जो स्पेस छोड़ा है ये पैरामीटर्स के लिए होता है। अभी हम देखेंगे कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए किसी भी आप फंक्शन कीवर्ड का यूज करोगे, उसको एक नाम दोगे, ठीक है। अगर आपको कोई पैरामीटर्स पास कराने कराओ, नहीं कराने एम्प्टी छोड़ दो, एंड जो भी आपको इसके अंदर लॉजिक लिखना है वो लिखो। तो आई वांट कि हम लोग ग्रीट करें हेलो वर्ल्ड बोल के, ठीक है। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया हेलो वर्ल्ड। ये अच्छा, हाँ मैंने फंक्शन कॉल ही नहीं किया, ओके। तो यहाँ पर फंक्शन बन गया है, ठीक है। अब जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक है, जो भी आपने लिखा है वो रन नहीं करेगा, जैसे अभी मेरे साथ हुआ, ठीक है। तो फंक्शन आपने बना लिया, एक ब्लॉक ऑफ कोड आपने बना लिया। अब आपको जितनी भी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, आपको बार बार कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड नहीं लिखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट ग्रीट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट हम इसे कॉल कर लेते हैं। कॉलिंग में बस कुछ नहीं करना होता, नाम आपको फंक्शन का लिखना होता है, उसके पैरामीटर्स पास करने होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर्स नहीं दिए हैं तो पैरामीटर्स वाले सेक्शन में एम्प्टी छोड़ दूंगी। एंड लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ हेलो वर्ल्ड एक और बार प्रिंट हो जाए। तो हेलो वर्ल्ड 2 बार प्रिंट हो गया। सो सी फंक्शन से कितना इजी हो गया। आपको अगर हेलो वर्ल्ड 2 बार प्रिंट करना पड़ता तो आपको 2 बार लिखना पड़ता, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। और यहाँ कितना इजी हो गया कि बस 2 बार ग्रीट फंक्शन को कॉल करो एंड हेलो वर्ल्ड ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फंक्शंस कि एक ऐसा लॉजिक या पीस ऑफ कोड आप लिखो, एक लॉजिक आप सेट कर लो, उसे एक ब्लॉक के अंदर बंद कर दो, जैसे कि मैंने ग्रीट नाम के फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड को बंद किया है। एंड देन whenever I need to use that logic, या जैसे कि यहाँ पर whenever I want to write hello world I'll just call greet function, ठीक है। फंक्शन को कॉल करना बहुत जरूरी है। अगर आप फंक्शन को कॉल ही नहीं करोगे तो आपका कोड नहीं चलेगा। ऑब्वियसली बात है, फंक्शन को जब तक कॉल ही नहीं करोगे तो वो काम कहाँ से करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेसिक फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो क्लियर हो गया होगा, और कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। अब पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स ये 2 चीजें होती हैं, हम वो देख लेते हैं। एक नया फंक्शन बनाते हैं टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। फंक्शन ऐड नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर 2 वैल्यूज या वेरिएबल्स पास करते हैं ए एंड बी। आई वांट टू मेक अ फंक्शन जो कि 2 वैल्यूज को या वेरिएबल्स को ऐड करे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, ठीक है। नाउ अब जब भी मैं इस ऐड फंक्शन को कॉल करूंगी तो ऑब्वियसली मुझे कुछ पैरामीटर देने होंगे, ए की कोई वैल्यू देनी होगी और बी की कोई वैल्यू देनी होगी। तो लेट्स से मैं ए की वैल्यू 2 देती हूँ और बी की वैल्यू 3 देती हूँ, ठीक है। अब ये 2 और 3 और ए और बी में डिफरेंस क्या है, देखो ए और बी हमारे पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स का मतलब है ऐसे जनरल वेरिएबल्स जो कि आप अपने फंक्शन बनाते वक्त अपने फंक्शन में पास कराते हो, वो जनरल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और ये 2 और 3 जो मैंने ऐड फंक्शन के अंदर लिखा है, ये क्या है, कॉल कराते टाइम जो मैंने एक्चुअल वैल्यूज दी हैं उन्हें हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स वो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं जो कि आप फंक्शन को कॉल करते टाइम प्रोवाइड करते हो, तो उसे हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। एंड फंक्शन को क्रिएट करते टाइम जो आप वेरिएबल्स या वैल्यूज, जनरल वेरिएबल्स जो आप पास कराते हो, उन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 और 3 यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हैं और ए और बी यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। 5 प्रिंट हो गया, देखो हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया, उसने 2 और 3 को ऐड कर दिया एंड यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और आप एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन को कैसे बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन होता है अनोनिमस फंक्शन। देखो टाइप भले ही सबके डिफरेंट हो,
टाइप का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये समझ लो कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के अंदर हैं, फंक्शन को लिखने का बस बहुत स्लाइट डिफरेंस है एक दूसरे के अंदर, ठीक है। मतलब वही है, बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे पहला फंक्शन जो आता है वो आता है हमारे पास अनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अनोनिमस नाम से ही समझ में आता है, अनोनिमस फंक्शन का मतलब ये होता है ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। ऐसा फंक्शन, जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाती हूँ और मैं इसका कुछ नाम नहीं लिखती हूँ, बस इसमें एक पैरामीटर पास करा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पैरामीटर पास कराया यूजर नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ कंसोल करा दिया हेलो प्लस यूजर नेम, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एक अनोनिमस फंक्शन। बट अनोनिमस फंक्शन को अगर आपको रन करना है, क्योंकि भाई फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका नाम तो चाहिए ही चाहिए ना, तो ये बेसिकली एक बस तरीका है, थोड़ा सा लंबा तरीका है फंक्शन को लिखने का, और कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, आप इसी को, इस फंक्शन को, इस अनोनिमस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दोगे। मान लो मैंने एक ग्रीट नाम का वेरिएबल फिर से बना लिया और इसके अंदर मैंने इस फंक्शन को असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब जब भी मुझे इस अनोनिमस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं ग्रीट को कॉल करूंगी और इसके अंदर मैं अनन्या को पास करा देती हूँ, ठीक है। अब लेट्स सी क्या आता है, हेलो अनन्या प्रिंट हो गया, ठीक है। क्योंकि यूजर नेम ही मुझे पास कराना था यहाँ पे, तो मैंने यूजर नेम एक अनन्या पास करा दिया और हेलो अनन्या यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब आप देख रहे हो कि हम नॉर्मल जो फंक्शन लेते थे उसका हम नाम देते थे, बस यहाँ पर हमने नाम नहीं दिया तो इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। ये किया है हमने, लॉजिक तो कुछ नहीं बदला, ना उसका कोई मतलब बदला, बस इतना हुआ है कि हमने नाम ना देके इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन करके कॉल किया है, ठीक है। तो अनोनिमस फंक्शन आपको बस इतना याद रखना है कि जिसका कोई नाम नहीं होता वो होता है अनोनिमस फंक्शन। इसको अगर आपको कॉल करना है तो आप इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो और उस वेरिएबल को आप कॉल कर लो, ठीक है। आई होप अनोनिमस फंक्शन क्लियर होगा। किसकी कोई नीड है? एक आयुष अनोनिमस फंक्शन की बोल रहे हो? देखो ऐसा कोई नीड इसकी नहीं है, मैंने आपको फिर बोला, अगर आपको नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करना आता है जावास्क्रिप्ट में तो इट्स मोर देन इनफ। इट्स जस्ट कि तोड़ मड़ोड़ के एक नॉर्मल फंक्शन को बस एक ऐसे ही नाम दे दिया, सेम ही है, मैंने जैसे बोला, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस कर दिया है, वहां से नाम हटा के बस वेरिएबल के अंदर असाइन करके फिर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सेम सा ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऐसा ज्यादा नीड नहीं है। बट हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हो सकता है कि एमसीक्यूज वगैरह में पूछ ले कि अनोनिमस फंक्शन क्या होता है, तो आपको इतना माइंड में होना चाहिए कि हाँ, जिसका कोई नेम नहीं होता दैट इज अनोनिमस फंक्शन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। हाँ, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम्म एमसीक्यू कह रही हूँ, अब आ जाते हैं एरो फंक्शन पे, ठीक है। तो अनोनिमस फंक्शन क्लियर हो गया। एरो फंक्शन, अब एरो फंक्शन भी बहुत सिमिलर है जो आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हो, बस एक नया तरीका है उसी नॉर्मल फंक्शन को लिखने का। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ दो नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन, पहले यहाँ लिख देते हैं हम क्या कर रहे हैं, एरो फंक्शन, ठीक है। एंड ये फंक्शन आप काफी ज्यादा यूज करोगे आगे जाके, आप नॉर्मल जैसे मैंने आपको फंक्शन डिक्लेरेशन बताया, आप वो इतना ज्यादा यूज नहीं करोगे जितना आप एरो फंक्शन का यूज करोगे। और वो क्यों करोगे वो आपको आगे जाके पता चलेगा जब आप फॉर एग्जाम्पल जब भी हम बैकएंड स्टार्ट करेंगे, तब जब हम कॉल बैक्स वगैरह पढ़ोगे, बैकएंड स्टार्ट करने से पहले भी जब आप कॉल बैक्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एरो फंक्शन का हम यूज क्यों करते हैं ज्यादा, ठीक है। तो हाँ, अब एरो फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, मान लो कि मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसमें मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहती हूँ। अब वो कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, कॉन्स्ट ऐड लिखेंगे, ये हमारे फंक्शन का नाम होगा। यहाँ पर हम फंक्शन वेरिएबल नहीं यूज करते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू लगाएंगे, इसके पैरामीटर्स देंगे, जैसे कि पैरामीटर्स दे दिए मैंने a कॉमा बी, ठीक है। एक एरो बनाएंगे एंड देन जो भी आपको लॉजिक लिखना है वो इसके अंदर लिख दो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग a प्लस बी,
ठीक है। एंड आपको जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने ये समझ लो कि फंक्शन जो कीवर्ड हम यूज करते थे उसका यूज नहीं किया है। अब एज इट इज हमने एक एडिशन के लिए एक फंक्शन बना लिया। अब इस एड फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे 2,3। अब लेट्स सी 5 प्रिंट हो गया। तो बिल्कुल सेम ही है जो हम नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वैसे, बस यहाँ पर आपको फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं करना है। जो आप अपने फंक्शन का नाम देते थे ना, उसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है। इक्वल्स लगा के उसके पैरामीटर्स दे देने हैं, और पैरामीटर्स के बाद एक एरो का यूज करके आपको उसके अंदर का लॉजिक लिखना है। ठीक है। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, जब हम नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर कर रहे थे तो उसमें हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते थे, फिर फंक्शन का एक नाम देते थे, उस नाम के अंदर हम लोग पैरामीटर्स डिफाइन करते थे और डायरेक्टली फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस लगा के अंदर लॉजिक लिखते थे, और फिर उसे बाद में कॉल करते थे। एरो फंक्शन सेम ही है, बस फंक्शन कीवर्ड हमने हटा दिया। हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, हम डायरेक्टली जो फंक्शन का नाम देते थे वो यूज करेंगे एज अ वेरिएबल, इक्वल्स लगा के उसके पैरामीटर्स दे देंगे, एंड देन एक एरो का यूज करके ब्रेसेस लगा के उसके अंदर का लॉजिक दे देंगे, और फिर उसे जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल करते थे वैसे कॉल कर देंगे। सो दिस इज व्हाट एन एरो फंक्शन इज। अब बताओ किसी को कोई डाउट? ये सब आपस में सेम है, बिल्कुल सेम है। इनका मतलब इनका जो क्या कहते हैं, जो तरीका है बस उसमें ही थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वरना आउटपुट सबका सेम ही आएगा। है ना, मतलब भी ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, बस लिखने का थोड़ा स्टाइल चेंज है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको अब एरो फंक्शन भी क्लियर होगा। ठीक है। अब एरो फंक्शन के बाद जो लास्ट फंक्शन आता है हमारे पास, दैट इज इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। क्या है? इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इमीडिएटली इन्वोक का मतलब होता है जो ऐसा फंक्शन जो कि जब आपने बनाया है उसके बाद ही वो कॉल हो जाए, तुरंत ही रन कर जाए। ठीक है। इट इज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर इट इज क्रिएटेड। सो अ फंक्शन which is executed immediately after its creation is known as immediately invoked function। अब ये कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, इसका मैं कुछ नाम नहीं दे रही हूँ। ठीक है, एक अनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं, और इसके अंदर मैंने हेलो प्रिंट करवाया। ठीक है। अब जब भी आप इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन बनाते हो, सो यू हैव टू स्टार्ट और यू हैव टू इनक्लोज योर फंक्शन इन पैरेंथेसिस। ठीक है, हमेशा आपको अपना पूरा फंक्शन पैरेंथेसिस में इनक्लोज करना होता है। ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कोई फंक्शन का नाम दो, यू कैन गो अहेड विद एन एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन है जो कि अपने आप ही कॉल हो जाएगा बाद में। है ना, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन है, अपने आप ही जब कॉल हो जाएगा तो आपको इसका कुछ ऐसा नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम हमें तभी नेसेसरी होता है जब हम खुद से बाद में कॉल करते हैं। ठीक है। तो हमने फंक्शन एक बनाया मैंने, उसके अंदर मैंने लॉजिक ये लिखा कि जब भी ये फंक्शन वैसे ही रन हो तो कंसोल डॉट लॉग कराए हेलो को। ठीक है। और जब भी आप इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन लिखते हो तो आपको पूरे फंक्शन को पैरेंथेसिस में स्टोर करना होता है। ठीक है। एंड उसके बाद तुरंत इसे कॉल करना है, एंड ये अपने आप ही जैसे ये बना है तुरंत ही रन हो जाएगा। देखो, आपको इसे अलग से एक्सटर्नली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट यू हैव टू राइट पैरेंथेसिस एंड यू हैव टू इमीडिएटली रन दिस, तो ये अपने आप ही रन हो जाएगा। आपको इसको जैसे हम लोग ऐड फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर रहे थे, है ना, हम लोग ग्रीट फंक्शन को ऐसे कॉल कर रहे थे, आपको इसको ऐसे कॉल करने की कोई भी कैसी भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर कि इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन क्या होता है। इसको बस आपको पैरेंथेसिस में ही स्टोर करके रखना होता है, एंड ये तुरंत ही कॉल हो जाता है जैसे आप इसको बनाते हो। ठीक है, तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे आप इसको बनाते हो, तो यू डोंट हैव टू कॉल इट सेपरेटली। ठीक है। तो आई होप कि ये 3 टाइप के फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे।
स्टिल मैं दोबारा बोलूंगी कि इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी नीड नहीं है. ऑनेस्टली यू आर नॉट गोइंग टू यूज इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन अ लॉट. व्हाट यू आर गोइंग टू यूज अ लॉट इज एरो फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन, जो मैंने आपको बताया. ठीक है, उसको दिमाग में रखो, उसको ध्यान में रखो, है ना. बाकी स्टिल अगर इनके सिंटेक्स में इधर उधर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, आप मुझसे पूछ सकते हो. वरना इनका मतलब सेम है, बिल्कुल सेम है. इनका करने का बस जो तरीका है वो थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स का इधर उधर डिफरेंस है. बाकी इनका आउटपुट सेम आता है, मतलब सेम. अब कोई किसी को डाउट तो पूछ सकता है. आज की क्लास में कोई भी कैसा भी डाउट हो वो पूछ सकता है. उससे पहले हमारे पास जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम दोबारा से करते हैं जो उस दिन रह गए थे, है ना. और उससे हम क्लास को आज की एंड करेंगे. ठीक है. मैं आपको 4-5 सेकेंड्स दूंगी. आई थिंक इतना ही नेसेसरी है. आप लोग थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. वेरी नाइस. डॉट रिप्लेस से ये हो जाएगा, बट डॉट रिप्लेस में क्या रिप्लेस करोगे और कैसे रिप्लेस करोगे, कोई आइडिया हो तो ये डॉट रिप्लेस से जाएगा. ट्रिम से तो जो बाहर की स्पेसेस होती हैं वो क्लियर होती है ना. हाँ, ट्रिम नहीं होगा इसका आंसर, डॉट रिप्लेस होगा. वेरी नाइस आर्यन एंड विष्णु. इसका आंसर ट्रिम नहीं होगा. अविरल क्यों? क्योंकि ट्रिम से बाहर की जो स्पेसेस होती हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैंने उस दिन भी आप लोगों को करके दिखाया था. जस्ट अ सेकेंड. जैसे कि हम ले लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू, तो ये इस तरीके की जो स्पेसेस होती है ना वो ट्रिम से क्लियर हो जाती हैं. पर जब बीच में ही स्पेसेस हैं इतनी, तो वो क्लियर नहीं होंगी. समझे? तो उसके लिए हम लोग डॉट रिप्लेस का यूज करेंगे. डॉट रिप्लेस का हम कैसे कर सकते हैं? व्हाट वाज द क्वेश्चन? अच्छा, ये था. ठीक है, हमारे पास आई लव कोडिंग था. ठीक है, एक बार देख लेते हैं सब कि कैसे करते हैं इसको. हाँ, मेरा माइक ऑन है. तो हमारे पास एक स्ट्रिंग थी जिसमें हमको स्पेसेस रिमूव करने हैं. एंड इनके बीच में जो आई लव कोडिंग 3 हमारे पास वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में, उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए. सो फॉर दैट हम लोग स्पेसेस को रिप्लेस करेंगे. ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग str डॉट रिप्लेस. मैं रेजिक्स का यूज करूंगी इधर पे. /s/g. लेट्स सी क्या आंसर आता है. आई लव कोडिंग, देखो हमारे स्पेसेस रिमूव हो गए. फॉर दोज जो नहीं, जिनको ये लगा कि ये जो मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और एस का जो यूज किया है वो क्या होता है, तो फॉरवर्ड स्लैश और एस बेसिकली जितने भी स्पेसेस होते हैं ना हमारे सेंटेंस में, जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में जितने भी स्पेसेस होते हैं उनको डिफाइन करता है. ठीक है, तो ये जितने भी स्पेसेस है ना, इनको आप फॉरवर्ड स्लैश एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंड इसलिए हम यहाँ पे, बिकॉज मैं चाहती थी कि एक नई चीज़ आपको सीखने को मिले, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे रेजिक्स का यूज़ करा है. वरना आप लोग नॉर्मल स्पेस देके एंड उसको बिना स्पेस से भी रिप्लेस कर सकते हो. ठीक है, बट इट इज़ अ गुड थिंग टू नो, इट इज़ अ न्यू थिंग टू नो. तो फॉर दोस्त जिनको नहीं पता है कि फॉरवर्ड स्लैश एस क्या होता है, अगर आपको जो ये जितने भी स्पेसेस है ना आपके वर्ड्स के बीच में जितने भी स्पेसेस हैं, तो वो आप फॉरवर्ड स्लैश एस से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग. अटेम्प्ट दिस.
सॉरी, क्वेश्चन देख लो आप लोग। इसका हाँ, डॉट टू स्ट्रिंग, वेरी नाइस अविरल। आई थिंक आयुष पहले टू स्ट्रिंग कर दे, मतलब आई थिंक डॉट टू स्ट्रिंग ही बोल रहे हो आप भी, शायद, जितना मैं समझ पा रही हूँ। तो डॉट टू स्ट्रिंग एक मेथड होता है जिससे आप डायरेक्टली किसी भी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग ARR, अरे मैं यहाँ पे क्यों करा रही हूँ, एक काम करते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग ARR डॉट टू स्ट्रिंग, तो यहाँ पर जो भी हमारा एरे है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 2 एंड 3। आई होप इट्स क्लियर नाउ। हाँ, अपने मेथड से ट्राई करो। व्हाट आई विल डू इज कि ये जो फाइल डॉट टीएक्सटी है, शायद मैंने पुश कर दी है अभी एनएमएस वाली रेपो में, अगर नहीं किया तो मैं स्टिल एक बार पुश कर दूंगी। एंड आप लोग इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें डाउट है या वट एवर इट इज, आप लोग पर्सनली पूछ सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो वहीं पे डायरेक्टली इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सो वट एवर वर्क्स द बेस्ट फॉर यू, आप उस तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर टुडे। हम लोगों ने आज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कवर किए कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके बारे में जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को कवर किया, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद हमने फंक्शंस को कवर किया, ये किसका बता रहे हो आप, क्वांटेन्स, आई थिंक ये कंटेन्स लिखना चाह रहा है, पर इसमें क्वांटेन्स लिख दिया है, इट्स ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ठीक है, नाइस। वैसे कंटेन्स आई डोंट थिंक सो, मैंने कंटेन्स तो नहीं पढ़ा है, बट इसका जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका इंक्लूड्स पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, तो आई थिंक इंक्लूड से हो जाएगा। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक एरे कंटेन्स नंबर, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कोई कंटेन्स मेथड हो, बट आई हैव रेड इंक्लूड्स, तो वही मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो यू गाइस कैन डू विद दैट, एंड इफ देयर इज रियली अ कंटेन्स मेथड देन ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं गिट पे पुश कर दूंगी, आप लोग वहां से इनकी प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी डाउट आए आप लोग पूछ सकते हो। एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स इन टुडेज क्लास, जो भी आज पढ़ा है फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स, तो आप उसमें से डाउट्स पूछ सकते हो। हाँ शायद, एक मिनट, इतने सारे वो आ गए, मैंने बंद ही कर दिया था। हाँ, डॉट कंटेन्स, हाँ थिंक आई थिंक ये जावा जावा से होता है। इंक्लूड्स टाइप भी चेक करता है। टाइप तो सेम ही होगा ना, मतलब टाइप डिफरेंट कैसे हो सकता है आयुष, अगर आप किसी भी एरे का, फॉर एग्जांपल एरे, या फिर आप जहाँ हम स्ट्रिंग में भी यूज करते हैं, तो अगर आप स्ट्रिंग की कोई सब स्ट्रिंग, अगर आप बट वो एरे में तो है ही नहीं ना, आप ये भी तो देखो, सब स्ट्रिंग भी तो स्ट्रिंग ही होगी। अगर मैं स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ अनन्या, ठीक है, अब मुझे इसमें चेक करना है कि क्या इसमें ए एन प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है, तो वहां पर भी मैं ए एन स्ट्रिंग में ही पास कराऊंगी ना, इंक्लूड्स में भी, इंक्लूड्स के पैरामीटर्स में भी मैं ए एन एज स्ट्रिंग ही दूंगी, क्योंकि मुझे इतना तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रिंग की अगर मैं सब स्ट्रिंग चेक कर रही हूँ, तो दोनों का टाइप तो सेम ही है ना, टाइप डिफरेंट होगा कैसे, अगर आप डिफरेंट दोगे तो ऑब्वियसली फॉल्स ही आएगा।
क्योंकि वो तो उसका पार्ट होगा ही नहीं ना फिर। जैसे मल्टी, अच्छा, हाँ तो वो टाइप भी चेक करेगा, ओके। एक्चुअली मेरे दिमाग में स्ट्रिंग्स ही चल रहा था। हाँ, टाइप भी चेक करेगा। अगर आप मान लो कि आपके एरे में नंबर्स में 1 2 3 है, ठीक है, और आपने इंक्लूड्स में स्ट्रिंग पास करा दिया 1 का, तो वो फॉल्स ही देगा। हाँ जी। ओके, एनी मोर डाउट्स? और क्वेश्चंस कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग आगे, इफ यू वांट। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, ये करो, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये तो बहुत आसान है। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स। हाँ हाँ, लास्ट क्वेश्चन तक भी आएंगे, पहले ये वाले तो कर ले। ये वही मेथड है जो हमने पढ़े थे। इसमें हमने एक मेथड पढ़ा था, मैं थोड़ा बहुत याद दिला देती हूँ जिनको याद नहीं आ रहा है। 3 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमने कुछ स्लाइसिंग टाइप की चीज पढ़ी थी। आई होप सबको कुछ याद आ रहा होगा। स्लाइस से करके बताओ इससे। हाँ, सब स्ट्रिंग से भी हो जाएगा, डॉट सब स्ट्रिंग से भी हो जाएगा। डॉट स्लाइस स्टार्ट कहाँ से करोगे? आयुष, डॉट स्लाइस में स्टार्ट कहाँ से करोगे? हाँ, 0, ठीक है। नाइस। तो व्हाट आई थिंक इज कि आप लोग ये वाले क्वेश्चंस पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, है ना। जो नहीं आता है वो फिर आप लोग मुझसे या क्लास में डिस्कस कर सकते हो, या फिर बाद में कभी भी, लाइक वट एवर वर्क्स फॉर यू, आप उस तरीके से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। तो अगर अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस अभी किसी को क्लास में जो भी हमने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अगर नहीं है देन वी कैन एंड दिस क्लास। ऑल क्लियर, ठीक है। अब हम मंडे को एक क्लास लेंगे बस बेसिक्स की, दैट वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ बेसिक जावास्क्रिप्ट। उसके बाद तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज़ और बतानी थी जो कि आज क्लास में रह गई है, मैं एक चीज़ और पहले बता देती हूँ। ग्लोबल एंड लोकल एंड ब्लॉक स्कोप, ठीक है। ग्लोबल, लोकल एंड ब्लॉक स्कोप, ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप क्या होता है या ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है, जो भी आपने पीस ऑफ कोड लिखा है, that variable is independent of any kind of block, any kind of function, any kind of loop, ठीक है। ऐसा वेरिएबल जो कि आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लेट ए इज इक्वल्स टू अनन्या, या फिर 10 लिख दिया, अनन्या 20 लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने ए इज इक्वल्स टू 20 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक बना दिया, उसके अंदर मैंने लेट एक्स इज इक्वल्स टू 10 लिख दिया, ठीक है। अब मैं कंसोल कराती हूँ
ए को कंसोल कराती हूँ तो यहाँ पर 20 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यही मैं अगर x को कंसोल कराऊं तो यहाँ पर एरर आ जाएगा बिकॉज x इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि a जो है हमारा किसी ब्लॉक के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर या फिर किसी लूप के अंदर डिफाइंड नहीं था, ठीक है। वो ग्लोबल स्पेस में था, इसलिए आप उसको कभी भी कैसे भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हो अपने कोड के अंदर, ठीक है। बट जो हमारा x था, x की जो 10 वैल्यू है वो हमने एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है, तो आप इस x को सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हो, इस ब्लॉक से बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड ब्लॉक्स, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप, ठीक है। ग्लोबल स्कोप का मतलब ये वेरिएबल एक ग्लोबल स्कोप के अंदर है, मतलब आप इसको कभी भी कैसे भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। लोकल स्कोप का मतलब ये होता है जैसे हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था, ठीक है। हाँ कोई भी हम फंक्शन बना लेते हैं। लेट अस से हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। ऐड नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, बी, और यहीं पर हमने a की वैल्यू 10 दे दी और b की वैल्यू 20 दे दी, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग करा दिया a प्लस b को। ये कॉल ही नहीं किया मैंने, हाँ मुझे कॉल करना पड़ेगा। बस मेरा आपको बेसिक बताने का मतलब ये है यहाँ से कि ये जो मैंने फंक्शन के अंदर a की वैल्यू दी है या फिर b की वैल्यू दी है, या a की वैल्यू b की वैल्यू देनी, एक मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देती हूँ। लेट अस से मैंने एक मैसेज लिख दिया हेलो, ठीक है। मैंने एक मैसेज लिख दिया यहाँ पे हेलो। अगर इस मैसेज को मैं यहाँ से बाहर कंसोल, क्योंकि मैंने वेरिएबल ही तो असाइन किया है, अब इस मैसेज को अगर मैं बाहर इस फंक्शन से प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैसेज इज नॉट डिफाइंड आएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस मैसेज वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकती आउट ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि ये जो मैसेज वेरिएबल है ये एक लोकल स्कोप के अंदर आता है। इसका एक्सेस आपको सिर्फ इस फंक्शन तक ही है, आप इसको इससे बाहर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ब्लॉक स्कोप क्या होता है? ब्लॉक जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया था, दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर हमने लेट x इज इक्वल्स टू 10 लिया था। अब मैं इस x को इस ब्लॉक के बाहर, इन कर्ली ब्रेसेस के बाद, इसका कुछ भी यूज नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये इस ब्लॉक के बाहर डिफाइंड है ही नहीं, ये इस ब्लॉक के बाहर डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल, लोकल एंड ब्लॉक स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप कहीं भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी एक नया वेरिएबल बना दूँ a इज इक्वल्स टू, या फिर मैं बना दूँ str इज इक्वल्स टू अनन्या, ठीक है। अब इस अनन्या को मैं कहीं भी कैसे भी एक्सेस कर सकती हूँ, पर मैं ना तो इस मैसेज को एक्सेस कर सकती हूँ आउट ऑफ दिस फंक्शन और ना ही इस एक्स को एक्सेस कर सकती हूँ आउट ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। तो आई होप आपको फंक्शंस जब मैंने पढ़ाया तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबल, लोकल एंड ब्लॉक स्कोप क्या होता है। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, तो अब हम लोग मंडे को एक फाइनल क्लास करेंगे बेसिक्स की, बस उसमें हम लोग थोड़ा सा लूप्स देखेंगे कि लूप्स क्या होता है, बहुत बेसिक है उसका, कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड ऑब्जेक्ट्स के कुछ मेथड्स हैं एंड एरेज के कुछ आइटरेशन मेथड्स और हैं जो कि हमें देखने हैं, ठीक है। मेन तो ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स हैं, वो हम पहले करेंगे एंड वो करने के बाद हम लोग बेसिक्स खत्म कर चुके होंगे, देन वी विल स्विच टू एडवांस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट नहीं है, सो वी कैन एंड टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली।